नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। और मैं हूं सोनिया सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस के 2018 के हिस्ट्री में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था जब मैंने सेट 1 आपको करवाया था। आज मैं आपको सेट 2 करवाऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सभी लोग एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रख पाएं कि सवालों के आने का स्ट्रक्चर क्या है, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करें। तो ये आप एक बार देखेंगे और सारे के सारे सवालों को एनालिसिस करने के बाद आपको ये चीज ध्यान में रहे, में शायद एक बार लगे जरूर कि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी थी, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आगे मैं चलूंगी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सवाल ये कह रहा है, जो पूछा गया है आपके मिडिवल इंडिया के फेज से फिरोज शाह तुगलक से सवाल पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखाने को निम्न में से किस वर्ग या किन वर्गों में विभाजित किया था? रातिबी व गैरातिबी, दर्ज राज व कुमाश, युमिया व सालाना, या आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा सही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ यहाँ पर सही है। दर्ज जात और यामिया व सालाना ये दोनों के दोनों जो हैं गलत हो जाएंगे। रातिबी और गैर रातिबी ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके कारखानों के रूप में देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अगेन आपका मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है और बलपन से ये पूछा गया आपका दूसरा सवाल है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उनकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। यानी मुक्तियों को और साथ में यहाँ पर सैनिकों के जो अपने कार्य थे उन दोनों को अलग कर दिया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी मिडिवल इंडिया का आपका क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया है 2020 में। इसके अलावा यूपीएससी में भी ये सवाल आपका घुमा करके पूछा गया था अपने लेवल के अकॉर्डिंग, और ये केंद्रीय विद्यालय का भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है कब? ए उसके जन्म लेते ही, बी उसके पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद, सी उसके पिता की मृत्यु के बाद, या डी उसके माता पिता और दोनों की मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि जैसे ही पुत्र पैदा होता है, पिता की जो पैतृक और पहले की जो संपत्ति होती है वो उसके हक में चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। आई थिंक नंबरिंग में कुछ दिक्कत हुई है, थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। 28 आप देखेंगे, हालांकि मैंने सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इसलिए नंबरिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 27 होना चाहिए और यहाँ पर है 28। तो तुर्काने चहलगानी, अगेन मिडिवल इंडिया से आपका ये पांचवा सवाल टच हुआ है। कह रहे हैं कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्कों गुलाम अधिकारों का एक समूह था, क्योंकि समशी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह, प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं या फिर हम जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो काफी हद तक इल्तुतमिश के और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अपना एक बेसिक रोल है काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर असर्शन भी, रीजन भी, कथन और कारक दोनों दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और अगेन सूची को आपस में मिलाना है। आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ बोधनों के साथ सुमेलित किया गया है। कबूलियत, तरखीस, पट्टा और तहसील। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पट्टा बड़ा कॉमन एक वर्ड है अगर आप इतिहास से हैं और थोड़ा बहुत अगर आपको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी है। और तहसील को अगर आप देख लेते हैं तो काफी हद तक सही जवाब आप दे पाएंगे। पहले हम तहसील को देखें तो आप देखें कि डी का यहाँ पर बिल्कुल 2 है, यानी असल संग्रह तहसीलदार या तहसीली जिसे हम कहते थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देखेंगे। सी की तरफ अगर हम चले पट्टा, तो यहाँ पर राजस्व आकलन की बात यहाँ पर कही गई है। बी का बिल्कुल ए है यहाँ पर, यानी एक है स्वीकारता पत्र, तरखीस और कबूलियत यानी किसी चीज की एक्सेप्टेंस की बात कही गई है। तो गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधित प्रपत्र।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। डॉक्टर लिंग्विस्टन जो अफ्रीका में दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे, यानी कि जिन्होंने कहीं ना कहीं अफ्रीका में दवा को और साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी काफी हद तक अफ्रीका में पहुंचाने की कोशिश की, ने किस कारण से सरकार से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया? क्या कहा गवर्नमेंट को कि वो अपना इंटरफेरेंस दिखाए अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं? पहला, गुलामों के अपराधों को कम करना, अफ्रीका जनता के सभ्यकरण यानी सिविलाइज्ड करना, संघर्षते मुखिया में बीच बचाव करना और मिशनरियों की गतिविधियों में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मिशनरियों से हमारा मतलब है वो सारे के सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को दूसरे धर्म में मिलाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को ये बताते हैं कि आपका धर्म हमसे ज्यादा बेहतर क्यों है और आपको हमारे धर्म को क्यों अपनाना चाहिए। तो धर्म की जब बात की है तो मिशनरियों से जोड़ेंगे। गुलामों का इकोनॉमी का कुछ लेना देना था नहीं, जनता सिविलाइज्ड थी तभी वहां तक ले गए, और मुखियों के बीच बचाव जैसा कुछ यहाँ पर था नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा अगर आप अपना जो है कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो सवाल आपका सही हो जाएगा। अगले आगे बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने की बिल्कुल उम्मीद है। तो आप देखिए कि मुगल इंडिया पे हम पहुंच चुके हैं, मिडिवल इंडिया के बाद से सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सुहरावर्दी संत यानी कि सूफिज्म से ये सवाल आपसे घुमा करके पूछा गया है। कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। वो कौन था? तो शेख जमाली साथ में था, अब्दुल नहीं था, गदाई नहीं था, सरफुद्दीन नहीं था। तो शेख जमाली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, दोबारा भी हमें सवाल देखने को मिलेगा जरूर से। बिल्हण की बात की गई है, पद्मगुप्त हैं, श्रीहर्ष हैं, वाकपति हैं। तो श्रीहर्ष को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे और अगर जोड़ पा रहे होंगे तो चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य, गढ़वाल नरेश, कन्नौज या फिर परमार। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, कहीं ना कहीं बिल्हण की जब हमने बात की है तो ए से हम इसको कोशिश करेंगे, यानी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य जो फोर्थ थे उनके दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर परमार नरेश सिंधुराज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गढ़वाल नरेश के बारे में बात की जा रही है, श्रीहर्ष के बारे में। वाकपति जो रहे कन्नौज नरेश यशोवर्मन के बारे में बात करते हैं। यानी ए का यहाँ पर 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये मिलान आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। बिल्हण को कई लोगों ने बहुत कोशिश की होगी यहाँ पर कन्नौज या श्री हर्ष को जोड़ने की, तो ये श्री हर्ष है, हर्षवर्धन वाला हर्ष नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना है। आप देखेंगे 1857 की हम बात कर रहे हैं, जहां से आपका टीजीटी का भी एक पूरा का पूरा टॉपिक आता है और पीजीटी में तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है ही। लखनऊ में विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाममात्र के नेतृत्व का आश्वासन, मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह और झांसी की रानी की मृत्यु। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कालक्रम अनुसार में आपको व्यवस्थित करना है और सबसे पहले कौन सी घटना जो है यहाँ पर हुई है। तो बहादुर शाह की अगर हम बात करें तो विद्रोह को नाममात्र का नेतृत्व का आश्वासन यहाँ पर सौंपा गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, 57 में सिपाही विप्लव किसके नेतृत्व में किया गया? यानी सिपाहियों ने किसको जो है आइडल मान के लड़ा? तो खान बहादुर खान की यहाँ पर बात की जा रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आप देखेंगे। अगेन मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को मिलाकर के सवाल पूछा गया। तो पीतल की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, कांसे की कहाँ से मिली है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, और पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आप देखिए जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमने कहा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम शुरू से बात करें तो पीतल की जो बुद्ध की मूर्ति है और कांसे की मूर्ति है, ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, तो पीतल की जो बुद्ध की मूर्ति है बिल्कुल इसका भोजपुर हो जाएगा, ये बिल्कुल चेंज्ड नहीं है। बी बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कांगड़ा में मिली है कांसे की जो मूर्ति मिली है। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, वो सुल्तानगंज में मिली है। ठीक है,
और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो आपका मानकुवर में मिली है। तो अगर मैं इसको मिला दूं ए बी सी और डी को, तो ए का आपका 1 है, बी का 2 है, 3 का 4 है और डी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पीतल की, कांसे की और बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, अगर आप इसमें से कांसे की मूर्ति और पीतल की मूर्ति भी अगर आपको पता होती तो दो पूरा सवाल आप सही कर पाते। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बट रिपीटेड है। पूछा गया है कि सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी नदी थी? रावी, चिनाब और ब्यास। ब्यास और झेलम में हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, पर ध्यान में रखिएगा कि झेलम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक ट्रिक से याद रखिएगा कि सिकंदर जो है झेल नहीं पाया इसको, इसलिए वो झेलम नदी से वापस चला गया। तो आप याद रख पाएंगे, ब्यास से कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ पढ़ेंगे। आसव पाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित किए गए हैं। भरहुत में, मथुरा में, बोध गया में, सारनाथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भरहुत जो अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप के तौर पर देखा जाता है। मथुरा जहां पर एक अलग ही कल्चर डेवलप होता है, मथुरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। बोध गया बिहार में है। सारनाथ जहां पर सबसे पहले बुद्ध ने अपनी प्रथम सरमन यानी कि फर्स्ट जो प्रवचन दिया था, ये आपको ध्यान में रखना। तो बोध गया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अगेन बुद्धिज्म से सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, यानी सभी व्यक्तियों के हित की बात जिसमें की गई और सुख की बात कही गई है, क्योंकि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो बिल्कुल सही है। भेदभाव जैसी कोई प्रवृत्ति थी नहीं गौतम बुद्ध की, और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना छुआछूत और बिना किसी बायसनेस के एक्सेप्ट किया जाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किसने किया है? तो बिल्कुल शेख फैजी ने किया है। इंपॉर्टेंट नाम है। अबुल फजल ने काफी हद तक काम किए हैं आईने कबरी और बाकी चीजों के लिए। तो यहाँ पर शेख फैजी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 की तरफ बढ़ेंगे। फिरदौसिया सूफिज्म से आपका ये दूसरा सवाल है। उत्पीड़न का प्राणदंड झेलना पड़ा किसको? सुल्तान के काल में, यानी सल्तनत एरा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो बिल्कुल यहाँ पर फिरदौसियों को फिरोज शाह तुगलक का जो है दंड का प्राण दंड झेलना पड़ा। सूफिज्म की यहाँ पर बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी है नहीं। बलबन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही बहुत डिवोटी था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बिजी रहा अपने एक्सटेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में। तो फिरोज शाह तुगलक। और ये भी ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को कहीं ना कहीं जो दरगाहें होती हैं, ठीक है, महिलाओं को दरगाहों पर जाने की पाबंदी लगा दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप मिजाज था इसका। जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बट हम लोग हमेशा जो कंफ्यूज होते हैं। तो क्या नहीं थी? पक्की ईंटों की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल थी, क्योंकि हम सबको पता है कि भट्टों के एविडेंस मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में हमें यहाँ पे पकी हुई माफ कीजिएगा, ईंटों से दीवारें खड़ी हुई हैं, देखी हैं। दीवारों के इंग्लिश ब्रांड प्रणाली जो हमें कहाँ मिली है? धौलावीरा में। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। घोड़ियों की छत बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जवाब। लोथल को और साथ में धौलावीरा, राखीगढ़ी को देखेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराबें नहीं मिली हैं, क्योंकि मेहराबों का कॉन्सेप्ट जाकर हमें 12th सेंचुरी में सल्तनत एरा में, जब इस्लाम कहीं ना कहीं पीक पर रहता है और साथ में सल्तनत एरा जब स्टार्ट होता है, तब देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पर नहीं की बात की है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। 45 को देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वंशों में से उस वंश की पहचान आपको करनी है जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले भू अनुदान जारी किया। तो सबसे पहले की बात की जा रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सातवाहनों को बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे, जिन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ब्रह्म दान की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ब्रह्मदेव भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इन दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसी थी कि ब्राह्मणों को अगर कोई सातवाहन राजवंश का कोई व्यक्ति उनको जमीन देता था तो परमानेंट उनकी हो जाती थी और हेरिडेटरी उनकी रहती थी हमेशा।
अब उसके ऊपर वो अफीम उगाएं या गेहूं उगाएं या उसको बेच डालें, जो करें वो उसकी अपनी इच्छा होगी। किंग का और किसी थर्ड पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। वर्धन के टाइम में नहीं थी। गुप्तों ने बहुत हद तक जो महत्व दिया वो कॉइन रिलीज के ऊपर दिया। मॉडर्न की अगर बात की जाए तो पहले ही जमीनों को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए। तो सातवाहन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। कह रहे हैं कि सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया जिससे कि फायदा हो रहा था बहुत ज्यादा। तो पान नहीं था, नील नहीं थी, आम नहीं था। तो अफीम इसका सही जवाब है, क्योंकि अफीम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं इसकी दवाइयां बनती थी। और उस वक्त में सल्तनत एरा में साइंटिफिक जो है टेक्निक्स कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। और अफीम रेवोल्यूशन जो जिसका बाद में कारण भी बना जाकर चाइना में, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। अगेन अजर्शन रीजन से सवाल है, कथन कारक से। कह रहे हैं कि पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि शकों के का जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया उन्हें, और जो गुप्त साम्राज्य है उन्होंने उसके सारे 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 जितने भी चीजें थी अपने आपस में मिला ली। रीजन कहता है कि क्योंकि इसमें भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी की हम बात करते हैं क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। तो जाहिर सी बात है ना कि जब आप इन सारे के सारे राज्यों को अपने पास मिला लेंगे तो यहां से निकलकर आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड करना बड़ा इजी टास्क हो जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 48 की तरफ। जेन प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को कब खोजा। सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ही पढ़ पाए। जो ब्राह्मणी लिपि यहाँ पर अशोक ने प्रयोग की थी, अरामाइक, ब्राह्मणी, प्राकृतिक लैंग्वेजेस की जो हम बात करते हैं। तो 839 नहीं है, इसका 837 है। बाय द वे मिसप्रिंट हो गया होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। 49 की तरफ बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण मार्केट पॉलिसी से, खिलजी से एक हमेशा सवाल आता है। और शहनाई मंडी है, या फिर कह रहे हैं कि उपयोग की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। शहनाई मंडी, सरेदल, बरीद और मुहंसिब। तो यहाँ पर तीनों की थी। बरीद कौन थे, उसके गुप्तचर थे। मुहंसिब कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से हर इन्फॉर्मेशन देते थे। शहनाई मंडी जो मुखिया होता था, और शेर अदल उन सारे मंडियों के कार्यभार को संभालता था। तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई है। तो कौशाम्बी में नहीं हुई है, राजगृह में नहीं हुई है, पाटलिपुत्र में नहीं हुई है, वैशाली में हुई है, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म से। ये हमारा तीसरा सवाल था। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। उसके अलावा अगर मैं राजगृह की बात करूं तो आप सबको पता है कि पाटलिपुत्र की ये सॉरी मगध की दोनों कैपिटल्स थी, राजगृह और पाटलिपुत्र भी। ठीक है, कौशाम्बी का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और चार बुद्ध संगतियों के बारे में आप सबको बेहतर पता होना चाहिए कि पहली कहाँ पर हुई, दूसरी कहाँ पर, तीसरी और चौथी कहाँ पर हुई है। और खासकर अशोक और उनके अध्यक्ष कौन रहे। और इसके बारे में भी डिटेल में मैं बात करूंगी आपसे जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। 20 क्वेश्चन हमारे और हैं, सेट 3 में डिस्कस करूंगी। इसकी पीडीएफ बीट द कंपटीशन पे आपको मिल जाएगी। अब तक मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको और आप इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।